एक शख्स जिसका नाम रोहन मेहता है, वो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं और दावा करते हैं कि वो पिछले 8 साल से विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर रहे हैं। उनकी पोस्टिंग भारत, मॉस्को और साओ पाउलो में रही है। उन्होंने बताया कि कॉन्सुलेट हेड मनीषा स्वामी भ्रष्टाचार में शामिल है और वो कोई काम नहीं करती थी। ऑफिस में सबको हरेस करती थी और रिसोर्सेज का मिसयूज करती थी। मोस्टली ऑफिस के बाहर रहती थी, जिनको $7,000 की सैलरी दी जाती थी, जो कि इंडियन टैक्स पेयर्स की हार्ड अर्न्ड मनी है। वहीं एक दूसरा एम्प्लॉय आदर्श कुमार मिश्रा ने ब्राजील की महिला कर्मचारियों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया है और वो भी कोई काम नहीं करता था। और मनीषा को आदर्श की हरकतों के बारे में सब पता था, शिकायत भी मिली थी, लेकिन मनीषा ने कोई एक्शन उस पर नहीं लिया था, क्योंकि खुद ऐसी थी तो उसको ऐसे ही एम्प्लॉयज चाहिए थे जिससे कि आड़े वक्त आने पर वो कुछ गलत होने का ठिकरा उनके सर फोड़ सके। वहीं जब लगने लगा कि रोहन एक विसल ब्लोअर बन सकते हैं, तब उन्हें वहां परेशान किया जाने लगा। यहां तक कि उन पर झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट केस लगाने की कोशिश भी की गई। वो भी उस महिला ने की जो उनको अपना भाई बताती थी, लेकिन बाद में उसने उस केस को विदड्रॉ कर लिया, शायद खुद फंसने के डर से। फिर रोहन आगे बताते हैं कि सबसे परेशान होकर उन्होंने 5 जनवरी 2024 को साओ पाउलो के कॉन्सुलेट में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन बी बनलाल बावना और ब्राजील में भारतीय राजदूत सुरेश रेड्डी को भेजी। इसमें उन्होंने कॉन्सुलेट हेड मनीषा स्वामी और भारतीय कर्मचारी आदर्श कुमार मिश्रा का नाम लिया, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई करने की बजाय 8 जनवरी 2024 को राजदूत सुरेश रेड्डी के ऑर्डर पर रोहन को तुरंत भारत वापस बुला लिया गया। जिस पर रोहन हैरान थे कि भाई, जो लोग काम नहीं कर रहे उनको आप कुछ नहीं कह रहे और मुझे वापस बुला रहे हो। फिर रोहन ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें येलो फीवर की वैक्सीन नहीं लगी है, जो ब्राजील से लौटने से पहले लगानी जरूरी है, जिससे कि येलो फीवर हमारे देश पे उनके थ्रू ना फैले, क्योंकि वहां येलो फीवर फैला हुआ था। लेकिन फिर भी उन्हें कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया हरीश बक्सला की तरफ से बिना वैक्सीन ट्रैवल करने की छूट दी गई। जिस पर रोहन का कहना है कि अगर मुझे सफर के दौरान येलो फीवर हो जाता तो यह भारत में फैल सकता था, यानी कोविड जैसी महामारी इंडिया में फैल सकती थी। इतनी बड़ी लापरवाही कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया हरीश बक्सला की तरफ से की गई और देश को रिस्क में डाला गया, जिस पर उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब आगे रोहन बताते हैं, जब वो देश लौटे तो उन्होंने फिर से अपनी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की कि उन करप्ट ऑफिसर्स पर कार्रवाई करो, लेकिन किसी ने जवाब तक नहीं दिया और जब उन्होंने दोबारा शिकायत दी तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया। और अब इसके बाद रोहन की 2 महीने की सैलरी रोक दी गई। फॉर्म 16 बहुत देर से दिया गया। उन्होंने जब मेल लिखे तब उनकी फिर से सैलरी स्टार्ट की गई। वहीं फरवरी 2024 में रोहन का कहना है उन्हें और परेशान करने के लिए झूठे आरोपों वाला एक मेमोरेंडम भेजा गया। इसमें कहा गया कि उन्होंने अपनी मंगेतर, जो ब्राजील की नागरिक है, उन्हें ब्राजील में अपने साथ रहने दिया, जो कि अलाउड नहीं था। जिस पर रोहन ने बताया कि उनकी मंगेतर उनके साथ नहीं रह रही थी, वो बस उनसे मिलने के लिए आती थी। वहीं रोहन ने बताया कि उनकी शादी के लिए जनवरी 2024 तक सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस पूरी हो चुकी थी, लेकिन बी वनलाल वावना ने जानबूझकर उनकी फाइल अटका दी, जबकि सारे मैटर का उनकी शादी से कोई लेना देना नहीं था। वहीं 16 अप्रैल 2024 को उन्हें अंडर सेक्रेटरी मोनिका अग्रवाल ने इसी केस के रिगार्डिंग बुलाया और बार बार बोला कि हमारे पास सबूत है कि आपकी मंगेतर 3 दिन तक भी आपके साथ रही है। हमारे पास लैंडलॉर्ड का बयान है, सीसीटीवी फुटेज है, इसलिए गलती मान लो ताकि हम आपके केस को हल्के में लें और अगर झूठ बोलोगे तो नौकरी जाएगी। जिस पर रोहन ने बार बार पूरे कॉन्फिडेंस में बोला कि वो मेरे साथ नहीं रहती थी और मेरे पास मेरे लैंडलॉर्ड का मेल है जिसमें वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, जिसको बाद में रोहन ने वहां मौजूद एक सीनियर ऑफिसर कौशल को भी दिखाया और उन्होंने भी इस मेल को सच माना। इस बात की रिकॉर्डिंग रोहन ने प्रोवाइड कर रखी है। लिखूंगा कि वो अगर आपके पास कोई जो चीज है वो चीज उसी के लिए है कि वो मेरे से मिलने आती थी। दैट इज द थिंग। एंड सेकंड थिंग, मेरे पास प्रूफ है, मेरे लैंडलॉर्ड ने लिख के दी हुई है मेरे को मेल, क्योंकि मेरे लैंडलॉर्ड से इन्होंने एक्चुअली में, मैं बता देता हूँ, मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ क्लियरली। मेरे लैंडलॉर्ड से आदर्श कुमार मिश्रा तो बिल्कुल ही एकदम, जब कंप्लेंट पूरी हो चुकी है, लिटरली मैं पूरी लिख चुका हूँ, तो अब वो फंसा पड़ा है।
लिटरली में। तो मेरी मेरी सिंपल सी चीज़ ये है, मैं सिंपल आपको चीज़ बता देता हूँ। ये उसके बाद इन्होंने मेरे जाने के बाद लैंडलॉर्ड को एकदम से बोला है कि लैंडलॉर्ड को बोला कि आप मेरे को बता दीजिए कि वो रहते हैं कुछ नहीं। तो उनको एकदम से उनको याद नहीं था कि किस लिए पूछ रहा है, क्या है, रहते हैं भी नहीं, बल्कि ये चीज़ कुछ हुई है जो मुझे पता है। उसके बाद लैंडलॉर्ड ने उधर उसको बोला है, क्या नाम है, जो बिल्डिंग की है, बिल्डिंग ने अपनी अथॉरिटी उसके बेसिस पे अपने बता दिया कि ये है, ये चीज़ है। वो तो एंट्री हो रही है उसकी, वो अगर मेरे से मिलने आ रही है उसके बेसिस पे हो रही है। मैंने लैंडलॉर्ड को उसके बाद मैंने बताया कि ये चीज़ें हैं, ये कर रहे हैं। लैंडलॉर्ड ने 1 मिनट में मेरे को मेल लिख करके भेज भी दिए। उन्होंने मेरे को दे दिया क्योंकि उनको पता था। मैंने कहा उनको याद दिलाया कि ये चीज़ है। लैंडलॉर्ड ने क्या लिख दिया? लैंडलॉर्ड, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ सब। एक बार पढ़ना। हाँ, पढ़ लो प्लीज़ अपना। ओके। सर, मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास क्लियरली प्रूफ है। उनको पता था क्लियरली ये बात, उनको बात भी पता थी। उनको पता ही नहीं है उनसे क्या पूछा और उन्होंने क्या उससे इन्होंने मिसकंसेप्शन के बेसिस पे आपके पास एक मिसकंसेप्शन कुछ नहीं है सर, वो ये था कि मौका मिल रहा है रोहन को परेशान करो किसी सुनिए, बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये तो वो आपका बहुत ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। स्टेटमेंट इसलिए तो मैं मैम मेरे को बोल रही थी, मैंने कहा कि मेरे को पता है मैम, मेरे पास प्रूफ है क्लियरली कि वो नहीं रह रही थी। तो आप चाहे तो यार इसका आप हमें सर नहीं, मैं अभी वेट कर लेता हूँ क्योंकि टेक्निकली ये मेरे पास आनी चाहिए कि मेरे पास प्रूफ्स आने चाहिए जिसके बेसिस नहीं, मैं इसलिए रह रहा हूँ। मैं बताता हूँ सर क्यों। पता क्या है, और मैं जैसे ही ये रिप्लाई दूंगा इट फिनिशेस इमीडिएटली। अब ये तो क्लियर कट आपका अब आपको सर क्लियर हुआ ना। देखो मैं यही तो चीज कह रहा हूँ सर, मेरे को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 3 महीने तक रोहन की शादी का अप्रूवल नहीं दिया, जिसके बाद रोहन ने सीवीसी को शिकायत लिख दी और बड़े अधिकारियों का नाम उसमें लिखा। तब जाकर उन्हें अगस्त में अप्रूवल दिया गया। लेकिन साथ में फिर एक खेल हुआ और उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी पुनीत अग्रवाल ने एक रिकॉर्डेबल वार्निंग दे दी, जिस पर रोहन का कहना है कि इस वार्निंग में अजीब और बेकार की बातें लिखी गई थी। साफ लग रहा था कि यह सिर्फ मुझे सजा देने के लिए दिया गया था, ना कि किसी नियम के तहत, क्योंकि उसमें लिखा था कि रोहन की मंगेतर उनके साथ रह रही थी, जबकि रोहन ये पहले ही प्रूफ कर चुके थे कि वो नहीं रह रही थी। वहीं दूसरी ओर से उनकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भी कम से कम बनाकर दिया गया। मतलब एक जगह नहीं छोड़ी गई जहां से उन्हें परेशान करने की कोशिश ना की गई हो। अब जब रोहन ने खुद की सच्चाई साबित करने के लिए ये सब पब्लिक कर दिया, तो उन्हें मंत्रालय में और भी भ्रष्टाचार का पता चला। जब मैंने ये प्रूफ रिलीज किए तो मुझे एक्चुअली एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने कांटेक्ट किया और उस फॉर्मर एम्प्लॉय ने बताया सुरेश रेड्डी की करप्शन के बारे में। उसने बताया कि सुरेश रेड्डी ने बगदाद में 2013 में एम्बेसी की बिल्डिंग चेंज करवाई थी और रेंट 4 गुना बढ़ा दिया था। ये तो इन्होंने मुझे बताया था, ठीक है, ये इनकी मुंह बोली हुई बात थी, ठीक है, तो इसमें गलती हो सकती थी, कोई बात नहीं। और इन्होंने बताया कि 22 साल पहले एक रेप केस हुआ है और वो हुआ है, अब मैं बता रहा हूं, इस्तांबुल में। और मैं मैसेजेस सारे के सारे अटैच करके दे रहा हूं। जो एम्बेसडर था उसने मेड का रेप किया था और जो इन्होंने मुझे बताया वो लेडी वहां पे अभी भी काम कर रही है। मैं आपको आदर्श कुमार मिश्रा जो लड़कियों को हरास कर रहा था, मेरा फेसबुक का वीडियो और मेरे इंस्टाग्राम के वीडियो, इन दोनों के बाद किसी एम्प्लॉय ने, किसी फॉर्मर एम्प्लॉय ने आदर्श कुमार मिश्रा एम्बेसी ऑफ इंडिया कंबोडिया में जहां पे घर दिए जाते हैं वहां अपनी बीवी के साथ हाथापाई कर रहा था, उसको धक्का मुक्की कर रहा था। वो सब वहां के रहने वाले, वहां के लिफ्ट के जो बिल्डिंग होती है उसके लिफ्ट के कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था। वो सब एम्बेसी को रिपोर्ट हुआ था। इस एम्प्लॉय ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और इस एम्प्लॉय ने चुपचाप से एक अकाउंट बनाया और मुझे भेज दी। ये वीडियो भी पड़ी हुई है ऑनलाइन। उसके बाद भी इन्होंने कोई एक्शन लिया ही नहीं, क्योंकि अगर एक्शन ये लेंगे नहीं, बेसिकली अब तो इन सब लोगों के नाम जुड़ गए। और एक केस के बारे में पता चला था जो कि है बांग्लादेश का 2015 का रेप और मर्डर केस। 2015 में बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन में एक माइनर लड़की का रेप और मर्डर हुआ था। ये केस जो है ये बांग्लादेश के हाई कोर्ट्स में भी गया, सॉरी हाई कोर्ट मुझे नहीं पता, बांग्लादेश के कोर्ट में गया है ये केस, जितनी चीज मुझे पता चल पाई है। और उसके बाद इन 3 लोगों को इमीडिएटली वापस इंडिया ले आया गया था। इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया और जितना मुझे पता चला है इन 3 में से एक इंसान मर भी चुका है। तो बगदाद में जो इन्होंने मुझे बताया था कि 4 गुना रेट बढ़ाया था एम्बेसी बिल्डिंग चेंज करने का, तो मैंने एक्चुअली में इसके रिगार्डिंग आरटीआई फाइल कर दी। ऑल्दो मैंने जब आरटीआई फाइल की थी तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे एक्सपेक्टेड ये था कि ये बोल देंगे सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से हम आपको जवाब नहीं दे सकते। बट बाई चांस बांग्लादेश में कोई ऑनेस्ट एम्प्लॉय था जिसने रिप्लाई दे दिया। बांग्लादेश में 2013 में एम्बेसी की बिल्डिंग चेंज हुई है जब सुरेश रेड्डी वहां पे एम्बेसडर था और रेट बढ़ाया गया है $2,916 से $20,800। ये सारा पैसा पब्लिक का पैसा है। ये सारा पैसा मन मर्जी से अपनी उड़ा रहे हैं कहीं भी, और जो घपला करते हैं ये चुपचाप से घपला करते हैं। आप कोई भी इस चीज पर सवाल कर लो, कुछ भी चीज सोच लो, ऐसा क्या हो गया था 2013 में, कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली स्पेशल बिल्डिंग मिली थी कि जहां रेंट हम पे कर रहे थे $2,916, वहां से $2,916 से हम $20,000 पे करने लग गए एक ही बारी में, इमीडिएटली 2013 में। लेकिन एक्शन इन लोगों पर नहीं, रोहन पर हुआ। उन्हें सस्पेंड किया गया। रोहन का कहना है कि सारी बातें पब्लिक में आने के बाद भी अंडर सेक्रेटरी को विदेशी पोस्टिंग दे दी गई। उनके सारे खर्च टैक्स पेयर्स यानी आम लोगों के टैक्स के पैसों से होंगे।
वहीं B1 लाल वाबना अब कंबोडिया में एम्बेसडर बनकर जा रहे हैं। उनके जाने और वहां रहने का पूरा खर्च भी आम लोगों के पैसों से उठाया जाएगा। अब रोहन ने आगे बीजेपी के ऑफिस जाकर भी मदद मांगी, जहां उन्हें कहा गया कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप कोर्ट जाइए। कैन यू बिलीव इट? जो पार्टी देश चला रही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री सब उसी पार्टी के हैं। जो पार्टी क्लेम करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारा सबसे मजबूत संगठन है, वो ये कह रही है। कांग्रेस के पवन खेरा, इन्होंने मेरे मैसेज देखे हैं। कांग्रेस के शशि थरूर, इन्होंने भी मेरे मैसेजेस देखे हैं। इवन इनका नेफ्यू मुझे पर्सनली जानता है, शशि थरूर का नेफ्यू मेरे को पर्सनली जानता है। तो उसके बाद भी कोई एक्शन इन्होंने किसी ने भी नहीं लिया, सब चुप बैठे रहे। विपक्ष का भी हाल देख लिया आपने। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की डिबेट में सरकार से लड़ेंगे, लेकिन देश के ऐसे सीरियस और सेंसिटिव मुद्दों को इग्नोर करेंगे। तभी विपक्ष का ये हाल हो गया है। गिने चुने राज्यों में ही सरकार बची है। खैर, इसके बाद रोहन ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जो अब तक किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भ्रष्ट बताया है और कहा कि वो देश के लिए तो क्या, प्रधानमंत्री मोदी तक के लिए भी लॉयल नहीं है। अब मुझे पता चला फाइनली एस जयशंकर कैसे करते हैं। अब मैं लास्ट चीज बताता हूँ। इन ट्वीट्स के वायरल होने के बाद मेरे को एक खुदेश नाम का पेज है, जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, उनको मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी। एक रेनू पॉल करके IFS ऑफिसर है, जिनकी करप्शन का सारा कुछ न्यूज़पेपर में लिंक हो चुका था, मीडिया में आ चुका था। इनको रिकॉल किया गया, ऑस्ट्रिया से रिकॉल कराया गया था। 15 लाख पर महीने का इन्होंने घर रेंट कर रखा था और इन्होंने एक्सपेंडिचर इनकर किया है टू द ट्यून ऑफ करोड़ों का एक्सपेंडिचर इनकर किया है इन्होंने। इसके बाद भी खुदेश को मैंने इनको ये बताई थी, इन्होंने एक्चुअली एक दूसरा आर्टिकल निकाला जिसमें इन्होंने बताया कि रेनू पॉल जब वापस आ गई थी, तो वापस आने के बाद 1 महीने या 1 साल के अंदर ही इनको प्रमोट किया गया है और प्रमोट करने के बाद इन्हें एक स्पेशल डिपार्टमेंट दिया गया है, जिस डिपार्टमेंट का नाम है नेस्ट। और ये डिपार्टमेंट किसका ब्रेन चाइल्ड है? एस जयशंकर का। तो बेसिकली अब आप ये बात समझिए कि एस जयशंकर, इन्होंने बोला मैडम आप टेंशन ना लो, पब्लिक में भी चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक सवाल थोड़ी ना करने लग जाएगी। आपके लिए नया सेक्शन मैंने बना दिया है, आप बैठो और आप बैठ करके चुपचाप से आप आराम से काम करो, आप रिटायर हो। ये लेडी रिटायर हो चुके हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब मैं आपको एक और सिनारियो बताता हूँ। एस जयशंकर का एक्चुअली में एक इंटरव्यू है, ये ANI न्यूज़ के साथ इंटरव्यू है, एक लेडी के साथ। इंटरव्यू का लिंक नीचे है, आप इंटरव्यू में देखिए। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में काफी कुछ अच्छा बोल रहे हैं एस जयशंकर, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बढ़िया हैं, ये हैं वो हैं और चीजें बोल रहे हैं। दैट इज वंडरफुल। सो बेसिकली इसका मतलब ये बनता है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लॉयल है। बट मेरा एक बहुत लॉजिकल सवाल है, मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली एस जयशंकर गए थे प्रेसिडेंशियल सेरेमनी में प्रेसिडेंट ट्रंप की। एस जयशंकर काफ़ी एक्सपीरियंस डिप्लोमैट है और जो ये तो इनको बहुत क्लियरली पता था कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ पे चल रही है, डिस्कशन चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्विटेशन नहीं आया। तो अगर एस जयशंकर इंडिया के लिए लॉयल है, या इंडिया के लिए लॉयल नहीं तो आगे चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ही लॉयल है, तो लाइक इन अ सेंसिबल मैनर ये भी तो लिख सकते थे कि मैं आपके इन्विटेशन के लिए आभारी हूँ, बट क्योंकि मेरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट नहीं किया गया है तो मैं ये इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। बट एस जयशंकर ने नहीं ऐसा किया। एस जयशंकर ने कहा फ्री का ट्रैवल है यार, फ्री का खाना है तो मैं तो जाऊंगा ही। और सिर्फ ये नहीं, एस जयशंकर ने एक्चुअली एक स्पेशली वीडियो भी बनवाई है। अब आप मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए होते और वो गए होते और एक वीडियो ऐसी बन रही होती कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, तो ठीक है, मैं समझता, क्योंकि वो इंडिया के लिए। इसके साथ उन्होंने विदेश मंत्रालय में फैली महिलाओं के प्रति घिनौनी मानसिकता पर भी चौंकाने वाली बात बताई। वाराणसी में एक इवेंट हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, काफी बड़ा इवेंट था। उसमें एक स्टूडेंट वॉलंटियर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एम्प्लॉय तारा चंद गुजर, इसने हरास किया था। इसके बाद ये न्यूज़ सिर्फ खाली वाराणसी के एक ही लोकल न्यूज़पेपर में छपी थी। इस न्यूज़ को पूरा का पूरा छुपा दिया गया था, इस न्यूज़ को पूरा का पूरा दबा दिया गया था, ये कहीं बाहर नहीं आई। अगर इस चीज़ को सर्च किया जाएगा तो मेरे ख्याल से, मैं होप करता हूँ कि वो लड़की हिम्मत करेगी और बोलेगी कि क्या हुआ था, क्योंकि मुझे ये पता है न्यूज़ को छुपाया जो गया था वो किसी IPS ऑफिसर ने उसको रोक डाला था कि वो फैले ही नहीं न्यूज़। तो बेसिकली मतलब अगर आपके घर में किसी के साथ कुछ हो गया तो आप कहोगे कि एक्शन लिया, और अगर किसी और की बेटी के साथ हो रही तो आप चुपचाप बैठ जाओगे। इसके अलावा दूसरा केस मैं बता देता हूँ। ये केस हुआ है यही मंत्रालय में। एक 25 साल की लड़की के पीछे एक 45 साल का लड़का पड़ गया और उसके बाद ये उससे शादी करने के लिए करे जा रहा है रिपीटेडली, उसको परेशान, वो उसको तमीज से मना कर रही है। एक दिन ये होता है कि ये उसके पीछे जाकर के यही मिनिस्ट्री में ही वॉशरूम में, वुमेन्स वॉशरूम में उसके पीछे घुस गया। वो लड़की वॉशरूम से बाहर निकलती है, ये भाई वहीं खड़ा होता है अंदर ही, उसकी चीख निकल जाती है, ये बाहर निकलता है, जाके खड़ा हो जाता है, वो बाहर आती है, वहीं खड़ा होता है, इसके पीछा करते हुए उसके सेक्शन तक जाता है। उसके बाद वो लड़की आखिर में कंप्लेंट कर देती है। वो लड़की ये लिख करके देती है कि आप लोग रिकॉर्डिंग्स निकाल लो, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये क्या कर रहा था। बट रिकॉर्डिंग्स कौन देगा? रिकॉर्डिंग्स इसके भाई बंधु। इन्होंने रिप्लाई दिया कि उस दिन, उस पार्टिकुलर दिन, उस फ्लोर के सारे कैमरास बंद थे। और उसके बाद से ये केस 3 साल से चल रहा है। ये 45 साल का बंदा जो है एक इंक्वायरी में ये तक बोल चुका है, ये बात बोल चुका है, कह रहा है कि ये लड़की जो है, इसकी माँ और इसकी क्या नाम है, इसका भाई मेरे को बोल रहे हैं कि इससे शादी कर लो। आप मेरे को बताओ यार, कौन सी 25 साल की है जिसके माँ और भाई बोलेंगे कि 45 साल के बंदे से शादी कर ले? बाय द वे, इसी सेम आदमी के अगेंस्ट एक और लड़की ने भी केस कर रखा है और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि किस तरह से एम्बेसी में बैठे एम्प्लॉयज हरेस करते हैं लोगों को। ये सुनिए। उसके बाद इन्होंने, क्योंकि पैसे ज्यादा डिपॉजिट कर दिए थे, तो गायत्री गोसाई ने बाद में बोला है,
ये इंसान आता है एम्बेसी में और गायत्री गोसाई ने बोला है कि आपके पैसे जो हैं आपको रिटर्न हो जाएंगे। ये वापस जाता है और इसको एक बहुत बड़ी मेल लिख करके वो ले लेती हैं कि आपके पैसे आपको वापस नहीं दिए जा सकते। मैंने इसको बताया कोई रूल नहीं है जिस पे नहीं दे सकते, और ये रिप्लाई इसने दिया पूरी की पूरी, उसके बाद इसके पैसे रिटर्न हुए। इस तरीके से एम्बेसी में एम्प्लॉइज हैरास करते हैं लोकल लोगों को, और कई एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो टोटली अनक्वालिफाइड हैं और लिटरली बदतमीजी करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। अगर आपने सही चीज के लिए वॉइस नहीं रेज की, देन दीज काइंड ऑफ एम्प्लॉइज, ये लोग और ज्यादा से ज्यादा रहेंगे और चीजें होती रहेंगी। उन्होंने आगे बताया कैसे कोविड के समय जब स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए एम्बेसी में काम किया जा रहा था, तब कैसे कुछ एम्प्लॉयज ने अपनी नींद को प्रायोरिटी पर रखते हुए अपने नंबर हेल्पलाइन से रिमूव करवा लिए थे। इस टाइम भी जब ये सब इवैक्यूएशन के लिए हो रहा था, तो कुछ लोगों ने अपने नाम रिमूव करवाए थे हेल्पलाइन नंबर से। वो इसलिए रिमूव करवाए थे कि रात को उठना ना पड़ जाए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि हमारी नींद पूरी होती रहनी चाहिए। इस तरह से ये लोग विदेश में रह रहे देशवासियों की सेवा कर रहे हैं और वहां के लोकल लोगों को परेशान करके देश का नाम खराब कर रहे हैं, और इन लोगों को पेनल्टी की जगह प्रमोशन मिल रहा है। और रोहन जैसे लोग जो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी नौकरी से कॉम्प्रोमाइज करके सच सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस लेवल तक टॉर्चर किया गया। बहुत आसान था रोहन के लिए उन लोगों में शामिल होकर उन्हीं के जैसे बिना काम किए ऐश करना, लेकिन उन्होंने देश को विदेश में बैठे देश के दलालों की सच्चाई दिखाना अपना फर्ज समझा। कुछ लोग उन्हें बोल रहे हैं कि फेमस होने के लिए कर रहा है, तो भाई फेमस होने के लिए कोई इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेता और अपनी अच्छी खासी नौकरी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उनके पास अपनी हर एक बात का प्रूफ है। मैंने डिटेल्ड रिसर्च की है और हर एक चीज को देखी है, पढ़ी है। उन्होंने कहीं भी देश और सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। और जो लोग बिना सोचे उन्हें देश को बदनाम करने वाला बोल रहे हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल। जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया तो क्या वो देश को बदनाम कर रहे थे कि देश गंदा है इसलिए स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए? नहीं, उनका इंटेंशन था कि देश में और स्वच्छता हो और उसके लिए जागरूकता हो, इसलिए स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए। अगर एक इंसान कुछ बोलना चाहता है तो हम उसे एक बार सुनकर समझने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। आई एम नॉट सेइंग ही इज राइट एंड सपोर्ट हिम, बट आई एम जस्ट सेइंग एटलीस्ट लिसन टू हिम विद एन ओपन माइंड। क्या ये डाउटफुल नहीं लगता जो मीडिया मोनालिसा और आईआईटी बाबा के इंटरव्यू के लिए पागल दिखती है क्योंकि वो ट्रेंडिंग न्यूज़ है, वही मीडिया इतनी बड़ी खबर को कवर क्यों नहीं कर रहा है जबकि ये भी अब ट्रेंडिंग न्यूज़ है? क्यों रोहन के इतने सारे बड़े बड़े लोगों को, पत्रकारों को, इन्फ्लुएंसर्स को टैग करने के बाद भी ये खबर कोई भी बड़ा नाम नहीं दिखा रहा है, इंक्लूडिंग ध्रुव राठी? Why is even the opposition silent? What do you think? Let me know in the comments below. Please like and share this video. It needs to reach the masses. For more fact based videos, subscribe and hit the bell icon. Thanks and keep watching.